देखा जाए क्या है सिलेबस। पहला बात तो ये करण अर्जुन वाला सिलेबस इतना दिन से आ रहा था कि आज आ रहा है, कल आ रहा है, 2 दिन में आ रहा है, अब फाइनली आ गया। तो एक आया और दूसरा आना बाकी है। करण और अर्जुन ना, तो पहला आ गया, दूसरा कौन सा बाकी है? आ जाइए, सीजीएल वाला। जेएसएससी सीजीएल वाला अभी तक नहीं आया है, उसका आना बाकी है। एक्साइज तो आ ही गया। अब इसका मतलब बाकी जितना सारा कैलेंडर ठो में था वो सारा का सारा आ जाएगा। ये भी याद रखिएगा, कैलेंडर में जितना आपका दिया हुआ था वो सब आपको देखने को मिलेगा। आपको बोर्ड दिख रहा है? चलिए देखिए क्या है सिलेबस में। देखिए नाम तो आप लोग जानते ही है, उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। पैसा कितना रुपया? 100 रुपया और 100 रुपया। और उसमें भी अनुसूचित जनजाति और जाति को क्या मिला है? छूट मिला है। कितना रुपया? 50 रुपया। और पहले से जो भरे हैं उनको फिर से पैसा नहीं लगेगा, तो आपका 100 रुपया बच गया जो पहले भरे होंगे। हाँ, एक बार ये फॉर्म आया था और इस फॉर्म में वो कोर्ट में केस हो गया था, इसी कारण से फॉर्म को रद्द कर दिया गया था कि उसमें हिंदी उस समय था नहीं, और वो एक 60-40 वाला मामला है। उस तरह के मामला कारण फॉर्म को क्या हो गया था? रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अभी आप लोग किसी दूसरे मामले पर ध्यान मत दीजिए। जब फॉर्म आ गया है, जब पढ़ाई करें तो एकदम पूरा फोकस होकर यही मान के कि एग्जाम होगा। हाँ, जब वहाँ से बाहर निकले तो 1-2 मिनट के लिए सोच सकते हैं हाँ कोई झमेला है, केस है, ये है, वो है। ठीक है, पढ़ते समय नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। पढ़ते समय अगर दिमाग में आया ना कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, खत्म, रेस से बाहर है। सिंपल बात है। जब आप रनिंग में है, रेस में है, तो बस करना है तो करना है, इतना ही मतलब क्रिस्टल क्लियर रखना है। करना है तो बस बात खत्म। क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, कुछ दिन के लिए त्याग देना है। 4 महीना के लिए सब कुछ त्याग देना है। कौन सा नया सीरियल आया टीवी में, कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, मतलब जो भी घटनाएं आसपास होता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब से 4 महीना के लिए मुक्ति, सबसे मुक्ति ले लेना है। क्या हम कहना चाह रहे हैं? देखिए एक बार, ये शुल्क जो हो गया वो तो कंप्लीट हो गया। यहाँ देखना है रिक्तियों का विवरण, कितना वैकेंसीज आया है। टोटल 583। टोटल कितना आया हुआ है? 583। जब टोटल 583 आया है, इसमें भी अनरिजर्व के लिए कितना? और ये आप लोगों के लिए रिजर्व है। ये नहीं सोचना है कि सर केवल हम लोग का क्या इतना ही सीट है, 30 नहीं, ये 30 सीट महिलाओं के लिए क्या है? रिजर्व है। रिजर्व मतलब समझते हैं? इसमें केवल आप ही जा सकते हैं, इसमें हर कोई जा सकता है। ये जो 237 सीट है, इसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जो दोनों में ज़्यादा नंबर लेके आएगा वो चला जाएगा। लेकिन इस 12 में केवल कौन जाएगा? फीमेल जाएगा। मतलब आपको थोड़ा सा छूट मिला हुआ है कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व में 12, अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी में 7। एसटी कैटेगरी में टोटल कितना? 148, 148। 148 में 2% सीटें किसके लिए रहती है? आदिम जनजाति के लिए, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। हमारे झारखंड में 8 है। असुर, माल पहाड़िया, सोरैया पहाड़िया, बिरजिया, बिरहोर, ये लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि आज भी इन लोगों को पता ही नहीं कि वैकेंसी कब आता है, फॉर्म क्या होता है, पता ही नहीं रहता है। आज भी इतना पिछड़ा हुआ है। तो इन लोगों के लिए स्पेशल कितना है? 2%। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि झारखंड सरकार की वैकेंसियों में क्या बोलेंगे हम लोग, आदिम जनजाति पीवीटीजी के लिए कितना % एक्स्ट्रा आरक्षण है? 2%। खैर, सीट समझ में आ रहा है? देखिए, अनुसूचित जाति मतलब एससी कैटेगरी के लिए 57 गो है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए केवल 57 है, ये सबके लिए है। ये प्लस ये आपका कैटेगरी प्लस अनरिजर्व। ठीक है, बीसी 1 के लिए 50 और बीसी 2 के लिए 32। टोटल मिला के 583। और 583 सीट बहुत होता है। 583 सीट बहुत होता है। पूरा इंडिया में जब यूपीएससी एग्जाम निकालती है ना, तो पूरा इंडिया में कितना सीट आता है? 1000 के आसपास, 900 के कुछ के आसपास, 1000 के आसपास।
तो आपको एफर्ट तो लगाना होगा ना भाई। सिंपल सी बात है कि बिना मेहनत के तो सरकारी जॉब मिलेगा नहीं, ऐसे इसका नाम थोड़े सरकारी जॉब है कि नहीं। तो आसान तो है नहीं, लेकिन 583 सीट बहुत होता है, कम नहीं होता है। खैर आगे देखिए, इस सीट में ये सबसे जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी कोई नहीं है। कौन है? वेतनमान। और यही हम दिखाना चाह रहे हैं कि ग्रुप डी का नहीं, किसका पोस्ट है? ग्रुप सी का पोस्ट है। समूह ग अराजपत्रित नॉन गैजेटेड ग्रुप सी का पोस्ट है। तो ग्रुप जो डी का पोस्ट होता है, रेलवे वगैरह काम सुनते होंगे आप लोग, ग्रुप डी का जो पे मैट्रिक्स लेवल होता है वो होता है पे मैट्रिक्स लेवल 1 होता है। यहाँ कितना दिख रहा है? 2। पे मैट्रिक्स क्या है आपका? 2 है, यानी 19,900 से लेकर 63,200 ये बेसिक पे कहलाता है। इसको देख के मन में नहीं रखना कि सर 19,000 वेतन मिलेगा क्या। इसके साथ तो अलाउंस जुड़ेगा ना, डीए, टीए, फिर आपको क्या मिलेगा? रिस्क अलाउंस। जब आप इसमें जा रहे थे क्या मिलेगा? रिस्क अलाउंस मिलेगा, शहर का अलग मिलेगा, बहुत तरह का फैसिलिटी मिलता है। तो करीबन ये मान के चलिए 30-32 हजार रुपया स्टार्टिंग से ही स्टार्ट रहेगा। एवरेज हम बोल रहे हैं, मतलब कम नहीं, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि क्या है? ग्रुप सी का पोस्ट है और पोस्टिंग भी अच्छा रहता है, बहुत टफ ड्यूटी भी नहीं रहेगा और बहुत अच्छा काम रहेगा। अगर कोई स्पोर्ट्समैन आप में से हैं जो मतलब ओलंपिक लेवल या फिर स्टेट लेवल, झारखंड ओलंपिक लेवल में स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उन लोगों के लिए कुछ कुछ विशेष छूट का प्रावधान किया गया है, अगर कोई होंगे तो स्पोर्ट्स कोटा से। खैर अब देखिए, ये हम बता रहे थे आप लोग को कि आपका अगर मान लेते हैं कि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो एक बार जाके चेक कर लेना है। सर के पास तो सारा कुछ है, तो कहना है कि सर मेरा हाइट नाप दीजिए, लाइन से जाना है और सबको हाइट अपना नाप लेना है। जिसका ज़्यादा है टेंशन नहीं लेना है, जिसको हल्का सा मन डाउट हो रहा है वो देख लेना है। देखो अनारक्षित और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का कितना है? 160। ये तो अभी समय है, न्यूनतम चेस्ट 81 हो ही जाएगा। जिसका नहीं भी है तो कुछ दिन की वो एक्सरसाइज करने पे हो ही जाता है। हाइट बढ़ाना बहुत टफ का से, हाइट को इंक्रीज करना बहुत टफ होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करवाना मतलब वो लोहे के चने चबाना है, बहुत टफ है। ठीक है, खैर तो हाइट कितना बोले? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 160, एसटी और एससी कैटेगरी के लिए 155, ये लड़का लोग का। ठीक है, ओबीसी के लिए 160 और महिलाओं के लिए कितना? सीधा 148। कितना हाइट होना चाहिए? 148। तो अगर मन में थोड़ा सा भी संख्या किसी का हो कि हम 148 है या नहीं, 160 है या नहीं, तो एक बार सर को बोलना है, सर तुरंत नाप देंगे, शंका दूर, ये कर लेना है। चलो आगे देखो, ये सब सर बता देंगे आपको क्या है क्या नहीं है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल और अनरिजर्व के लिए कितना? 25 मैक्सिमम। और यहीं पे थोड़ा सा फायदा मिलेगा, वो काउंट क्या है? एज काउंट का है, वो एज काउंट का कैटेगरी है। यहां पे समझिएगा 25 वर्ष और कितना वर्ष? 18 वर्ष। अब यहीं पे फायदा क्या मिलेगा? जो अभी ये कह रहे थे सर 15 साल से पढ़ रहा है, तो 15 साल से जो पढ़ रहा है वो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा ना। क्या पहले से क्या कर पढ़ रहा है? नहीं, बचपन से पढ़ने की बात नहीं कर रहे, तैयारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो तैयारी कर रहा है मतलब इससे ज्यादा उम्र वाले लोग नहीं भर सकते हैं, मतलब कटअप क्या जाएगा? एक एज का ही रहेगा, आपके ही एज ग्रुप का रहेगा, ज्यादा उम्र दराज लोग नहीं भर सकते हैं। फिर देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए 27 साल, ओबीसी के लिए। इसके बाद क्या आएगा? महिलाओं के लिए 28 साल और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एसटी और एससी कैटेगरी में रिजर्वेशन में कितना? 30 साल, 30 इयर्स। तो आप में से कोई हमको इसके पार नहीं लग रहे हैं, आ जाओ। तो आप लोग सबको ये लेवल है ना? इसके पार हुआ किसी का? क्या मास्टरे का नहीं हुआ तो तुम लोग का कहां से होगा अभी?
चलो आगे बढ़ो। ये तो हम लोग के पास जाति निवासी होना चाहिए, सबके पास है ना, सबके पास जाति निवासी होना चाहिए। जो जो यहाँ से हैं जाति और निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। चलेगा 16 के बाद भी चलेगा या फिर 19 के बाद भी चलेगा। हम लोग को लगता है 19 के बाद ही बनाए होंगे आप लोग, 17 का। अच्छा देखिए एक चीज और बता देते हैं, आरक्षण का दावा करने के लिए विद्यार्थी को देखिए अनुमंडल पदाधिकारी से, अगर अनुमंडल पदाधिकारी से बनाए हैं तो 16 के बाद वाला चलेगा। देखिएगा आपका में क्या लिखा हुआ है, एसडीओ लिखा हुआ है या सीओ लिखा हुआ है? एसडीओ है ना, तो 2016 के बाद से जो बनाए हैं एसडीओ वाला चलेगा, ठीक है, चलेगा। हाँ एसडीओ वाला बाद में क्या है, अब एसडीओ साहब नहीं लिखते हैं, अब सीओ साहब लिखते हैं, अंचल पदाधिकारी। देखिए इसके अलावा क्या होगा, 2019 के बाद से क्या होगा, अंचल पदाधिकारी मतलब सीओ। 19 के बाद से कौन, सीओ साहब, सर्कल ऑफिसर, अंचल पदाधिकारी। तो 19 के बाद बनेगा तो आप में ये लिखा हुआ मिलेगा, और 16 के बाद मिलेगा तो एसडीओ। देख लेना है 16 के, और मान लेते हैं 19 से पहले आपके पास सीओ वाला है तो नहीं कारगर होगा, 16 के बाद है तो क्या चाहिए, एसडीओ वाला, और 19 के बाद सीओ वाला भी चलेगा, सर्कल ऑफिसर वाले भी चलेंगे। सेम इसका स्थानीय भी है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते जाते हैं। देखो काम का चीज हम लेके आते हैं, ये सब चीज आप लोग नहीं, इसमें पूरा कहानी बता हुआ है एक एक लाइन से कि कैसे भरा जाएगा, किस किस कॉलम में क्या है, सब बताया गया है। 45 पेज का है। देखो यहाँ पे एक काम का चीज है और देख लेना है, क्या वाले में, वो तो ऐसे देखो, अगर मान लेते हैं सेंटर का अलग बनता है सेंट्रल के लिए और स्टेट के लिए अलग मिलता है। सेंट्रल के लिए एक बनता है ओबीसी सर्टिफिकेट, वो ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट लेवल पे वैलिड नहीं होता है, वो केवल सेंट्रल में वैलिड होता है। आप लोग को नहीं बनाना है। सेंट्रल का फॉर्म अगर भरना रहता है, सेंट्रल सीजीएल, सेंट्रल सीएचएसएल, उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, ओबीसी, ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। खैर इधर आइए जल्दी खाते एक चीज, जो भी अगर नाम में कोई एरर है, मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट और निवासी का सर्टिफिकेट, उसमें मान लेते हैं कुछ नाम आपका है, उसमें कुछ स्पेलिंग एरर है, उसको ठीक करा लीजिएगा। प्रोसेस होता है ठीक कराने का, वो कचहरी जाइएगा, एफिडेविट हो जाता है, हो जाइएगा, जैक से ठीक हो जाता है। अगर कुछ नाम, पिता का नाम या पता में कुछ एरर है तो पहले ही ठीक करा लेना है। जिस समय डॉक्यूमेंटेशन होता है अगर कोई भी एरर होगा तो आपको तुरंत छांट दिया जाएगा, कि उसको बैठाया ही जाता है छांटने के लिए। एसएससी का मेन काम ये नहीं कि एग्जाम लेके आपको ज्वाइनिंग कराना, मेन काम क्या है, हाँ भले वो बॉडी है जेएसएससी कमीशन, इतने सारे फॉर्म में उसको चाहिए ना कि 50 लोग को क्या करें, हम बाहर का रास्ता दिखाएं, जितना सीट है उतने को ही ले। खैर अब इसमें कौन कौन सा डेट दिया हुआ है देख लीजिए आप लोग, कब से कब तक फॉर्म भराएगा सब दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इस संशोधन का दिया हुआ है, आगे दिया होगा, आ जाते रुको। ये देखिए कब से फॉर्म भराएगा, 1 तारीख से, है ना, 1 जून से लेकर 30 जून। और आपका पेमेंट करने का लास्ट तारीख 2 जुलाई, और आपका फोटो सिग्नेचर करने का, और अगर कुछ गलती आप कर दिए हैं तो 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में उसको आप ठीक कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ओके अब देखिए दिया हुआ है परीक्षा का स्वरूप, जो हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। फॉर्म भरने के बाद सबसे ज्यादा ध्यान देना है परीक्षा कैसे होगा। सबसे पहले क्या हो रहा है, मतलब फिजिकल, फिर क्या होगा रिटेन, और फिर क्या होगा मेडिकल। और तीनों का फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, फिजिकल भी होता है, रिटेन भी होता है और मेडिकल भी होता है, तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। अब ये सीक्वेंस में ही होगा, पहले क्या होगा फिजिकल, फिर रिटेन और फिर मेडिकल। लेकिन सर को जो दिया हुआ है ना
सर को कहना है कि सर मेरा टेस्ट कर दीजिए, पहले ही कर दीजिए, मन में शंका दूर, यही टेस्ट करवा लिए कि मेरा क्या है, ये चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, पूरा पढ़ाई पे ध्यान देना है। अब देखिए ये जो परीक्षा होगा इसके बारे में आपको दिया हुआ है, लिखित परीक्षा कैसे होगा। लिखित परीक्षा में 3 पेपर होगा। पहला क्या हो गया, पेपर 1। पेपर 1 में हिंदी कितना 80, अंग्रेजी कितना 40। हम लोग 60 एक दिन बोल दिए थे। यहाँ पे कितना है 80 हिंदी में और 40 अंग्रेजी में, कुल मिला के इसका कितना परसेंट, मतलब कितना क्वेश्चन, 120 का 30% मतलब कितना 36 वही ना होगा। 120 का 30% मतलब 36। तो आपको 120 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही करना है, केवल 36। पर हम लोग दिमाग में 36 नहीं बोलेंगे, हम लोग जब जब बोलेंगे 40। ये भूल जाना है हम लोग को, बोलना ही नहीं 30%। बचपन से हम लोग पास कितना में हुए, 33 में हुए हैं, और हम लोग उसी को मान के चलेंगे कि 33% लाना है, मतलब लगभग कितना 40। चलो अब इसमें क्या आएगा ये सब दिया हुआ है। पेपर 3 में क्या दिख रहा है, सामान्य अध्ययन 40, झारखंड कितना 50, विज्ञान कितना और गणित कितना 10, कुल मिला के 120। और बीच में एक पेपर आएगा लैंग्वेज पेपर, इसमें आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा कुछ भी ले सकते हैं। अब देखो प्रॉपर सिलेबस दिया है, प्रॉपर डिस्क्राइब करके कि मुख्य परीक्षा में जो पेपर 1 होगा, एक ही दिन में तीनों पेपर होगा। पेपर 1 कितने घंटे का, 2 घंटे का। हिंदी में जो 80 क्वेश्चन आएगा उसमें पैसेज से कितना 20, पैसेज से कितना 20, और व्याकरण से कितना, मतलब हिंदी व्याकरण पढ़ना होगा। या फिर जो अंग्रेजी से आएगा 40 क्वेश्चन, पैसेज से कितना, ग्रामर से कितना 20। तो जिसका जो ग्रामर स्ट्रांग है उसी पे ध्यान देना है। लेकिन ऐसे भी इंग्लिश वाले लोग को भी हिंदी पढ़ना है, यहाँ रिक्स है ना, 20 और 20 40 ही है, तो कहीं ना कहीं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना ही पढ़ना होगा। 60 क्वेश्चन किससे है, हिंदी व्याकरण से है। व्याकरण का सिलेबस भी लास्ट में दिया हुआ है। और व्याकरण के लिए हमारा एकदम सिंपल सलाह रहेगा, आप लोग को 8, 9, 10 क्लास में सरकार से बुक मिला होगा, अगर आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे तो। अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे तो 8, 9, 10 में एक हिंदी व्याकरण का बुक मिलता था, पूरा एकदम ग्रीन टाइप का, कलरफुल, पूरा फोटो वोटो बना हुआ रहता था, उसमें जमा ले लेता है। वापस नहीं लेना चाहिए वो फिर देने के लिए, पर बुक तो हर बार आ ही जाता है। तो अगर इस बार चल जाना है, होगा ना जान पहचान, कहना है कि भाई सर हमको मेरा बुक वापस दीजिए, मेरा बुक वापस दीजिए, तो हम बोलिए हमको पढ़ना है। वही वाला बुक से ग्रामर पूछता है। 8, 9, 10 में जो हिंदी व्याकरण मिलता है ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मार्केट में जितना आता है उससे को पढ़ने से अच्छा है उस बुक को पढ़ना। और आपका नसीब ठीक रहा ना तो बुक में जितना क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में दिखता है। ऑथराइज्ड बुक है ना वही, तो क्वेश्चन हमेशा कहाँ से बनता है, ऑथराइज्ड से बनता है। एनसीईआरटी बुक है। अब देखिए, अब आते हैं पेपर 3, फिर आएंगे पेपर 2 में। पेपर 3 में पहले कौन, जीएस। जीएस में कितना क्वेश्चन बोले, 40। अब 40 के बारे में कहाँ से स्टार्ट होगा सिलेबस, तो यहाँ से देखिए, समसामयिकी मतलब करेंट अफेयर्स, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार। पहले करेंट अफेयर्स और फिर क्या पढ़ना है, अवार्ड, राष्ट्र का भी और राज्य का भी। अब यहीं से आपको अपना स्ट्रेटेजी बनाना चालू करना है कि मेन क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस में क्या दिख रहा है, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार। इसका मतलब सिंपल सा क्या याद करना है, जितना अवार्ड दिया हुआ है और अभी इस साल में जितना किसी को अवार्ड मिला करंट अफेयर्स में, सबको देख लेना है। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसको मिला, जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड किसको मिला, के बिरला फाउंडेशन का बिरला पुरस्कार किसको मिला, पद्मश्री किसको मिला, पद्म भूषण किसको मिला, जितना अवार्ड मिला है सबको देख लेना है। और एक प्रॉपर नोट्स बना लेना है कि जिसमें क्या लिखे आप, अवार्ड। जब मन किए निकाले आज अवार्ड रिवीजन,
इतना बार पढ़ के जाना है कि अवार्ड आपसे छूटे ही ना। यहीं से आपका रणनीति तैयार हो जाना चाहिए। पहला पॉइंट क्या बोले? पुरस्कार। सेकंड में क्या है? भाषाएं। अवार्ड का तो आप लोग खुद से बना सकते हैं। अच्छा, भाषा में कहां पढ़ना है सर? हमारे संविधान के शेड्यूल 8 में कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषा। तो उन 22 भाषा के बारे में आपको पढ़ना होगा। उन 22 भाषा के बारे में क्या करना होगा? आपको जानना होगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसका हम क्लास में PDF, नोट्स, टेस्ट सब प्रोवाइड कर देंगे। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है वो सुन लीजिए आप लोग। जैसे आपको, हम लोग क्या जानते हैं कि हिंदी हम लोग किस में लिखते हैं? देवनागरी। कैसे लिखते हैं? बाएं से ये चलते हैं ना, इधर से। जरूरी नहीं कि 22 का जो 22 भाषा है वो ऐसे ही लिखा जाता है। कोई इधर से इधर लिखते हैं, कोई इधर से। आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, जो तेलुगु भाषा है, तमिल भाषा है, ये इंडिया में नहीं, केवल नहीं, मॉरिशस में बोला जाता है। नाम सुने मॉरिशस? तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मॉरिशस में कौन सा भारतीय भाषा बोला जाता है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, क्या? फिर क्या पूछ लेगा? कौन सा भाषा किस परिवार से है? जैसे हम लोग का परिवार होता है ना, वैसे भाषा लोग का ही परिवार होता है। कोई आर्यन भाषा परिवार का है, कोई द्रविड़ भाषा परिवार का है, कोई सीनो तिब्बतियन भाषा परिवार का है। हर भाषा का क्या है? फैमिली होता है। सवाल वहां से पूछ लेगा। नेक्स्ट क्या दिया है? लिपि। क्या लिखा है यहां पर? लिपि। आ रहे पुस्तक में। हर भाषा का अपना क्या होगा? स्क्रिप्ट होगा, लिपि होगा। सर, लिपि कहने का मतलब, जैसे हिंदी किस में लिखते हैं? देवनागरी में लिखते हैं। इंग्लिश किस में लिखते हैं? रोमन में लिखते हैं। तो ऐसे आपसे पूछ लेगा कि जो पंजाबी है वो किस लिपि में लिखते हैं? कोई ना कोई इसका लिपि होगा। गुजराती किस में लिखते हैं? बोडो किस में लिखते हैं? तो पूछेगा ना कि डोंगरी जो भाषा है कहाँ की भाषा है? डोंगरी बोडो असम का है, डोंगरी जम्मू कश्मीर। आपसे यही पूछ लिया जाएगा। तेलुगु कहाँ का भाषा है? हाँ, उसका नाम तमिलनाडु है तो तेलुगु नाडु काहे नहीं हुआ? अगर उसका भाषा होता तो तेलुगु नाडु होता ना, तमिलनाडु काहे होता? मतलब तमिलनाडु की भाषा क्या है? तमिल। और तेलुगु कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। यही तो पूछेगा। जब आप लोग देखिएगा, पॉलिटी पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा जो भाषा के आधार पर राज्य अलग हुआ था वही था आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषी के आधार पर। फिर आपको पूछेगा मलयालम कहाँ का है? केरल का है ना, केरला का। मैथिली कहाँ का है? बिहार का है। तो जो अलग अलग भाषा अलग अलग राज्य का है, कहाँ से है, उसकी लिपि क्या है, ये सब आपको जानना है। टेस्ट होगा लगातार, सेक्शन वाइज रिवीजन होते रहेगा। अब आते हैं पुस्तक। सर, पुस्तक में पूछेगा कि अर्थशास्त्र बुक किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। फायर ऑफ विंग्स किसने लिखा है? APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। इग्नाइटेड माइंड, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिंदुज्म या रिडल ऑफ हिंदुज्म, BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये जो अलग अलग बुक है, मार्क्स, दास कैपिटल कौन लिखा है? कार्ल मार्क्स। तो जितने फेमस ऑथर का बुक है, व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा, बहुत फेमस बुक है। उस बुक से आपको पूछेगा केवल कौन लिखा है। सर, पढ़े कैसे? किताब में तो दिया हुआ है। पहले बात तो किताब में भी दिया हुआ है, स्टूडेंट वगैरह सब में दिया हुआ है। दूसरा, आपको क्या करना है? करेंट से जोड़ के देखना है कि इस साल किस पुस्तक को बुकर प्राइज मिला, मान बुकर प्राइज मिला, किस पुस्तक को कहाँ पे नॉमिनेट हुआ, वो सब देखना है। और फिर आना है झारखंड लेवल पे कि हमारा झारखंड से कुछ ऐसा हुआ है क्या? जैसे एक पुस्तक है डार्क हॉर्स, उसको लिखा है नीलोत्पल मृणाल, उसकी पृष्ठभूमि झारखंड की है। उसमें पूरा एक एस्पिरेंट का लाइफ कैसा होता है UPSC को लेकर दिखाया गया है। तो बहुत फेमस पुस्तक है डार्क हॉर्स। तो जितना किताब है, किताब हम लोग को देखना है कौन लिखा है। जैसे लव फेसबुक, लव स्टोरी ऑफ सोल्जर, झारखंड के लोकल ऑथर ने लिखा है, यहाँ के लोगों ने लिखा है। अरण्यक अधिकार,
लोकल किताबें हैं, सारे किताबें आपको देखना है। फिर आपको क्या देखना है, राजधानी और मुद्रा। हर टॉपिक का आपके पास अलग अलग पेपर में नोट्स बना हुआ होना चाहिए, एक भी टॉपिक अनटच नहीं होना चाहिए। अगर रिजल्ट हम लोग को लेना है तो हर टॉपिक में हमारे पास होना चाहिए, कुछ कम हो कुछ ज़्यादा हो। जब सब कोई डिस्कशन करेंगे तो एक दूसरे को पॉइंट मिल जाएगा ना। अगर मान लीजिए 5 पॉइंट ये लेके आया, 5 पॉइंट वो लेके आया, कुछ ना कुछ नया पॉइंट होगा कि नहीं होगा, ऐड तो होता रहेगा। और यहाँ पे कंपटीशन लेके नहीं चलना है, इस रूम के अंदर ही आपस में कंपटीशन नहीं कर लेना है। कंपटीशन करना है कि हाँ वो ज़्यादा पढ़ रहा है उतना हम भी पढ़ेंगे, पर उसको देखकर साथ आगे बढ़ना है। रूम के अंदर यार ऐसा भेदभाव बना लेना है कि उसी को पीछे छोड़ना है तो नुकसान है। मार्केट में कंपटीशन के लिए बहुत है, उससे कंपटीशन रखना हम लोग को। क्लियर? खैर इधर देखिए, अब खेल खिलाड़ी जैसे ही आया, इसमें 2-3 क्वेश्चन हम ही पूछ लेते हैं आपसे। झारखंड में अभी सबसे फेमस प्लेयर हमारे कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों से या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से कब संन्यास लिया? डेट संन्यास ले लिया ना। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला था, या वनडे कब खेला था, या T20 कब खेला था? देखना होगा ना सारा चीज। T20 पहला कब खेला, वनडे पहला कब खेला, अंतिम T20 कब खेला, अंतिम टेस्ट मैच कब खेला, आप लोग को भी देखना है। मन में अगर आ रहा है ना क्रिकेट से तो हमको कोई लगाव नहीं है, फिर भी पढ़ना है। बात समझ में आया? केवल इन लोग को नहीं, आप लोग को भी देखना है, ठीक है? तो खेल खिलाड़ी से संबंधित जितने टॉपिक होंगे, कोई हम लोग पुरस्कार जीत के, नीरज चोपड़ा नहीं, क्या नाम उनका, यही नाम है ना, किसमें जीता? भाला फेंक, है ना। भाला फेंक कब जीता, भाला फेंक क्या खेल होता है, कितना पॉइंट भाला फेंका था, सारा पॉइंट देख लेना है। क्लियर? फिर सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण घटनाएं। वही इसमें क्या करना है कि राजधानी, मुद्रा और घटना एक साथ चलेगा। इसमें कुछ नहीं, आपको फॉलो किसको करना है? मोदी जी को, कि मोदी जी कौन कौन सा देश घूमने जा रहे हैं। जहां जहां विजिट करते हैं ना, वहीं से सवाल आएगा। एग्जाम पागल थोड़े होता है कि मन उठा और पूछ लिया मोजाम्बिक की राजधानी बताओ। कुछ सोच के क्वेश्चन बनाता होगा ना, अनपढ़ लोग तो नहीं बनाता है, पढ़े लिखे लोग बनाते हैं। तो वैसा ही देश का आपको राजधानी या मुद्रा पूछा जाएगा, इससे भारत का कुछ समझौता हुआ हो या वो चर्चा में रहा हो। जैसे अभी यूक्रेन वार चल रहा था, यूक्रेन पूरा हल्ला हो रहा है, तो भैया ये तो क्वेश्चन पूछना लाजमी है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? लाजमी है ना कि कौन है यूक्रेन का राजधानी, यूक्रेन में कौन सा करेंसी चलता है। सिंपल सा सवाल है, इतना हाईलाइटेड है यूक्रेन अभी, रसिया हाईलाइटेड है। तो जहां पे जो हाईलाइटेड है, ताइवान चाइना के साथ लड़ते रहता है, पूरा न्यूज़ है चाहे ताइवान ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ताइवान की राजधानी कौन है, ताइवान का कैपिटल कहाँ है? इजराइल हाईलाइट रहा अभी, इजराइल का राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है, ये सारा चीज हम लोग को देखना है। पॉइंट टू बी क्लियर? आगे अब देखो, आगे वाला सिलेबस में क्या दिया है, भारत का इतिहास तो लिखा है, भारत का इतिहास तो लिखा है, लेकिन इतिहास में स्पेशल क्या लिखा है? तो चुपचाप महात्मा गांधी जी को पकड़ लेना है। देश में जो मेनली स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, एक तो सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह 1857 मेनली, उसके बाद जो भी बड़ा आंदोलन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं किसका योगदान है? महात्मा गांधी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद क्या था, और एक कौन आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। तो ये तीनों आंदोलन पढ़ लेना है। फिर क्या पढ़ लेना है? सीधा पढ़ लेना है तीनों। फिर क्या पढ़ लेना है? INA, इंडियन नेशनल आर्मी, नेताजी के बारे में पढ़ लेना है, उनके समय में क्या हुआ। अब क्या दिया हुआ है? भारतीय कृषि। तो कृषि तुरंत देख लेना है उठा के कि कौन से स्टेट में किस फल का ज्यादा उत्पादन होता है। काली मिट्टी में क्या होता है? कपास, और एलुवियल सॉइल में, जलोढ़ मिट्टी में धान। तो धान का कटोरा किसे कहते हैं? किसी ना किसी को कहते होंगे ना, छत्तीसगढ़। क्यों कहते हैं देखना होगा।
हाँ, धान का डलिया, धान का कटोरा। गेहूं कहाँ पे होता है, गन्ना कहाँ पे होता है, मक्का कहाँ पे होता है। क्लासेस तो चल ही रही है आप लोग का। सर को ही हम बता चुके हैं कि ये सारा टॉपिक आप लोग को विशेष ध्यान से कंप्लीट करवाया जाएगा, और सारा क्लासेस यूट्यूब में क्या रहेगा, अपलोडेड रहेगा, तब तक जब तक एग्जाम ना हो जाए, जिससे आपको क्या मिलेगा, रिवीजन करने का फायदा मिलेगा। आप रिवीजन करना चाहते हैं, पढ़ा हुआ तो है लेकिन समझना भी चाहते हैं, कुछ कुछ टर्म भूल गए हैं, तो जब रिवीजन कीजिएगा तो क्या होगा, वीडियो भी देख लीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। खैर, इसके बाद देखिए पॉलिटी में दो टॉपिक पे विशेष ध्यान दिया। देखिए, एक तो लिखा हुआ है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, मेनली कहाँ पे, पंचायती राज और सामुदायिक विकास। और फिर जीएस में ही क्या लिख दिया है, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी। मतलब जीएस में भी 5 से 7 क्वेश्चन कहां से है, तो टोटल झारखंड से ही लगभग 55 क्वेश्चन मान के चलिए। अब सामान्य जानकारी में सर क्या पूछेगा, तो झारखंड कब अलग हुआ था, कब अलग हुआ था, झारखंड की राजधानी, उप राजधानी, अच्छा, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी, झारखंड की औद्योगिक राजधानी, झारखंड की औद्योगिक राजधानी। अच्छा, जब झारखंड अलग हुआ था तो झारखंड का पहला लोकायुक्त कौन बना था, लक्ष्मण उरांव जी। झारखंड का पहला महाधिवक्ता कौन बना था, मंगलमय बनर्जी, मंगलमय बनर्जी। सामान्य मतलब विशेष नहीं, एकदम जनरल क्वेश्चन, ना ऊपर ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ लेगा। सामान्य जानकारी, सबसे ऊंचा चोटी पारसनाथ, एकदम सिंपल। अब आते हैं झारखंड वाला सेक्शन में ही, प्रॉपर झारखंड वाला सेक्शन में हम लोग आ जाते हैं। देखो यही है ना। अब इसमें सिलेबस को ध्यान से देखिए। अब आपको कुछ कुछ चीज, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, इसका सिलेबस को ध्यान से देखिए, आपको कुछ कुछ चीज अब क्लियर होगा कि हम कुछ कुछ जगह पर फोकस क्यों करते हैं। सिलेबस में क्या लिखा है, झारखंड राज्य का भूगोल लिखा है ना, अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम साथ ही साथ आपको जगह जगह का नाम लिखाते हैं। क्या लिखाते हैं, थैलकोवाद। ये सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, स्थान लिखा हुआ है ना। हम बार बार बोलते हैं झुमरी तिलैया, कहते हैं ना। फिर क्या कहते हैं, सेवाती घाटी, जगह का नाम है ना। फिर कहते हैं बिरमित्रापुर की पहाड़ी, कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम। सेवाती घाटी बोकारो, लुगुबुरु बोकारो, डुम्बारुबुरु खूंटिया, डुबार पहाड़ कोडरमा, ललाकी घाटी कहाँ पे, माहुलिया पहाड़ पूर्वी सिंहभूम। बहरागोड़ा लिखाए थे, क्यों लिखाते थे कि स्थान पूछता है कि बहरागोड़ा कहाँ पे है, मुसाबनी कहाँ पे है, घाटशिला कहाँ पे है ना सिलेबस में स्थान। स्थान फिर क्या है, खान और खनिज। सोकरा खान कहाँ पे लिखाए थे, पलामू। क्या मिलता है वहां से, नहीं, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। इल्मेनाइट कहाँ से मिला था, रांची से मिला था। अच्छा, फिर लिखाए होंगे बाड़ा जामदा। क्या मिलता है बाड़ा जामदा से, क्या मिलता है, लोएस्क मिलता है, लोएस्क मिलता है ना। जोजो हाथू लिखा है, जोजो हाथू, लिप्साबुरु, किरीबुरु, कोटवार। तो जगह का नाम क्यों लिखाते हैं, सिलेबस में क्या है, जगह, खान और खनिज। तो भूगोल के साथ साथ ये सब भी कवर हो रहा है ना। इसीलिए हम लोग को जगह का नाम जानना जरूरी है। और क्या सिलेबस में है, इतिहास। ये तो अभी पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे। इतिहास में क्या क्या पढ़ाएंगे टोटल आप लोग देखिएगा कैसे इतिहास है। इतिहास में ज्यादा ध्यान कहाँ देना है, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। मतलब जब महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन चला रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, क्या उस आंदोलन में हमारे पूर्वजों ने भाग लिया कि नहीं लिया, लिया तो क्या किया, किसने साथ दिया। तो मेनली राष्ट्रीय आंदोलन में हमारा क्या योगदान रहा, उसको हम लोग देखना चाहेंगे।
फिर यहाँ पे क्या है, विकास योजनाएं, स्कीम पर विशेष ध्यान देना है। एकदम सुबह सुबह आके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, दाल भात योजना चला रहे हैं, हम बोल रहा है ना, मुख्यमंत्री सारथी योजना चला रहे हैं, सुकन्या योजना चला रहे हैं, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोटो हो योजना, साइकिल वितरण योजना, गोकुल ग्राम योजना। तो ये सारा योजना हम लोग को देखना होगा। अम्बेडकर आवास योजना कब चालू हुआ, क्या फैसिलिटी है, क्या देखना होगा, योजना। फिर क्या है, खेल खिलाड़ी, दीपिका कुमारी का नाम सुने हैं, कहाँ की है, सीखा कहाँ से, जमशेदपुर, सीखा जमशेदपुर से है, कहाँ की, यस। अब यहां देखिए, इसके अलावा सभ्यता और संस्कृति, इसमें सर क्या देखेंगे, जो हमारा पहनावा है, भले हम लोग ऐसे पहन के घूम रहे हैं, पर हमारा ट्रेडिशनल क्या है, सरूल में हम लोग पहनते हैं ना, परैया, खनरिया, पढ़ा पंछी, जो ट्रेडिशनल हमारा वेशभूषा है, अभी तो हम लोग पहनना छोड़ दिए। पहले देखिएगा दादी लोग घर में आज भी हंसली पहनता है, मोटा सा गला में एकदम चेन, हंसली ना क्या बोलते उसको, यही कहते हैं ना। फिर हाथ में एक आता था तागा, यहाँ बांधने के लिए, फिर नाक के यहाँ पे पहना जाता था, यहाँ पे नहीं, छूची बोलते हैं शायद उसको, शायद वही बोलते हैं। फिर आता था झिपला, झिपला क्या होता है कि हमारे झारखंड उस समय इतना समृद्ध तो था नहीं कि सोना और चांदी का पहनेंगे, तो लकड़ी का हम लोग आभूषण पहनते थे, बनावटी आभूषण लकड़ी का, झिपला। तो हमारे यहाँ पर अलग अलग ब्रांड है जहाँ हम लोग लोकल चीज पहनते हैं, नॉर्मल चीज। फिर टोकरी आता है, हमारे यहाँ पर धुसका मिलता है ना, धुसका, ये भी तो अनोखा चीज है, गुलगुल्ला मिलता है ना। फिर सरूल पर्व के समय क्या बनता है, सुंडी, प्रसाद के रूप में बनता है ना, सुंडी मिलता है, लेटे। तो सरूल पर्व कितना दिन तक मनाया जाता है, अब देखना है 5-4 कब भी होता है, पहला दिन को क्या बोलते हैं, दूसरा दिन को क्या बोलते हैं। फिर सरूल तो होता है, सोहराय भी होता है, सोहराय भी होता है ना, गौ पूजा होता है, गुहाल पूजा होता है, गोड़ तंडी होता है, बथान होता है। तो जो हमारे यहाँ का लोकल चीज है, जैसे मांडा पर्व नाम सुने, महादेव की सबसे कठोर आराधना में से एक है, उसमें फुलकुंदी होगा और क्या होगा, धुमासी होगा, भोगता होगा, सोक्ताइन होगा। तो लोकल जो हमारे यहाँ का चीज है वो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, सभ्यता और संस्कृति में। साथ ही साथ धूमकुड़िया, युवागिरी होता है संथालों का, सिंगबोंगा के बारे में जानेंगे, सरना बुढ़िया के बारे में जाएंगे, अखरा जानेंगे, जतरा जानेंगे, विवाह का अलग अलग तरीका होता है, सदाई बापला, गोलाइटी बापला, बापला मतलब विवाह और सांगा मतलब विधवा विवाह। बापला मतलब क्या होता है, संथाली में विवाह होता है, तो वो सब भी तो देखना होगा। मांझी के बारे में जानेंगे, महतो के बारे में जानेंगे, पहन के बारे में जानेंगे। आपके सरूल पूजा में कौन आते हैं, पहन आते हैं। पहन हमेशा शादीशुदा होगा, कुंवारा व्यक्ति पहन नहीं बन सकता है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में पहन के पत्नी का भी बहुत योगदान रहता है। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, सभ्यता संस्कृति पर। अब यहाँ पे एक बार ध्यान देना है, भाषा साहित्य, यहाँ पर भी भाषा है, लेकिन यहाँ पे वो 22 भाषा की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे यहाँ की भाषा मतलब कुड़ुक, मुंडारी, कुरमाली, खड़िया, खोटा, नागपुरी हो, ये सब की पंच परगनिया, इन सब की बातें हो रही कि ये सब भाषा किस परिवार से है। इसमें क्या कोई बुक है, श्रीनिवास पांडुरी जी के बारे में जानना होगा, एस.सी. रॉय, शरद चंद्र रॉय, उन्हें फेमस पुस्तक लिखा, द खड़ियाज, मुंडा एंड देयर कंट्रीज, द ओराव ऑफ छोटा नागपुर। हाँ, इन लोग के बारे में जानना होगा, लोकल लेवल पे जानना होगा हम लोग को। ये किसका सिलेबस है, झारखंड। फिर किसका सिलेबस है, सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में देखो, सामान्य समझ चाहिए, एडवांस नहीं। सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सर सामान्य समझ और परिबोध से संबंधित कहने का मतलब कि सर रसगुल्ला खरीदने जाते हैं ना, जब दुकान में जब जाते हैं रसगुल्ला खरीदने, तो 20 रुपया वाला रसगुल्ला ऑर्डर करते हैं, और जैसे ही निकाल के देता है मन में शंका होता है कि 20 वाला दिया कि 12 वाला दिया। साइज छोटा नहीं हो जाता है,
हाँ या ना पहले बताइए, होता है ना? तो ऐसा क्यों लगता है? कुछ तो कारण होगा ना कि रसगुल्ला वहां पे ठीक लग रहा था, जब निकाल के सामने लाया तो छोटा हो गया। कुछ तो कारण होगा। सर हम लोग देखते हैं जब खाली वाला ट्रैक्टर रोड में चलता है ना तो खूब आवाज करता, धड़ाम 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 चलेगा। उस ट्रैक्टर को पूरा लोड कर दीजिए, आराम से चलता है। चलता है ना? हाँ या ना? ये सामान्य समझ के ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पर बहुत एटीट्यूड है। पहले तो एटीट्यूड का जो मतलब कहता है वो होता नहीं है। अकड़ बोलिए, अकड़। एटीट्यूड बहुत अच्छा चीज होता है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं अकड़ है, बोलते हैं ना, तो कहिए भैया इतना अकड़ है तो तुम सीढ़ी में झुक के क्यों चलता है? सीढ़ी में भी ऐसे चलो अकड़ के। सीढ़ी में कोई भी चलता है तो क्या होता है? झुक जाता है। क्यों झुकना पड़ता है? कोई तो कारण होगा ना। अगर कोई पर्सन सफेद कलर का शर्ट पहन के शादी में गया और डीजे वाला प्लेट लगा हुआ है, जैसे डीजे वाला प्लेट में चढ़ेगा ना, उसका इस इधर वाला हाथ येलो दिखेगा, इधर वाला हाथ लाल दिखेगा। देखे होंगे आप लोग, डांस करने चढ़ता है तो अलग अलग कलर का क्यों दिखता है? कोई तो कारण होगा। सामान्य समझ जो आपके जिंदगी में घटता है, जो आप देखते हैं रोड में, कि सर रोड में हम देखे हैं ना कि रोड का बीच वाला पोर्शन हल्का सा उठा हुआ रहता है और साइड में हल्का सा ढलान रहता है, लेकिन टर्निंग बनता है ना, टर्निंग में साइड में क्या होता है? हल्का सा। सर ऐसा क्यों रहता है? कुछ तो कारण होगा। हाँ या ना? सिंपल सी बात है। क्या ऐसा कारण है कि ऐसा होता है? मौत का कुआं। सर मौत का कुआं में बाइक को कैसे चला लेता है? कुछ तो कारण होगा। इस बोतल का ढक्कन को खोलने के लिए हम अगर आपसे ये कहते कि केवल एक साइड से बल लगाइए, ऐसे ही खोलिए, खोलना बहुत दिक्कत था, लेकिन ऐसे बहुत आसान। इसका नाम है टॉर्क। टॉर्क कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे ये चश्मा पहन के आए हैं तो चश्मा का कुछ ना कुछ पावर होगा। तो चश्मा मतलब क्या? लेंस। ये भी कांच का बना हुआ है, खिड़की भी कांच का बना हुआ है। ये वाला बहुत महंगा है। काहे? जब कांच से ही बन रहा है तो कांच से ही बना हुआ है ना। फाइबर वाला तो फ्रेम है, चश्मा किससे बना हुआ है? तो इसका महंगा क्यों है? तो ग्लास का अलग अलग टाइप होता है, क्रूक्स ग्लास, प्रिंट ग्लास, पायरेक्स ग्लास, ऑप्टिकल फाइबर, अलग अलग टाइप होता है। हर किसी का अलग अलग क्या होता है? टाइप होता है। फिर हम लोग क्या जानते हैं? सर लोहा को अगर गर्म करते हैं ना, या सोच के देखिएगा कि गरम गरम ताई है, उसमें हाथ गिर गया, तो फिर सोचने का जरूरत नहीं होता है कि हाथ को हटाएं नहीं हटाएं। सोचते हैं क्या? गिरते ही हाथ हट जाता, अपने आप हो जाता है, रिफ्लेक्सिव एक्शन। इसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता होगा। ब्रेन का भी अलग अलग पार्ट है। अगर कोई आपका दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, जो कभी एकदम झगड़ा नहीं करता है, उसके पीछे में ऐसे करके मारिए आप। एक बार मारिए, बोले मना करेगा पहले कि मत मारो। 2-3 बार मारिएगा ना तो आपको कितना भी शांत दोस्त है उठ के एक थप्पड़ लगा देगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? लिटिल ब्रेन, छोटा माथा बोलते ना, छोटा दिमाग। छोटा दिमाग पे नहीं मारने का, तो ये छोटा दिमाग होता है, लिटिल ब्रेन होता है, ये हाइपर हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसी को हम लोग को सेफ रखना है। पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। सर पेड़ का जो पत्ता है वो तो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन कोई कोई देखें लीची जो होता है कुछ कलर बदल जाता है, या आम का कलर कुछ और हो जाता है, पपीता का कलर कुछ और हो जाता है। काहे? पिगमेंट के कारण। तो किसमें कौन सा पिगमेंट? तो आपके आसपास में जितना सामान्य जानकारी आपको देखने को मिलता है, नॉर्मल एकदम बेसिक, उस पर आपको क्या करना है? क्वेश्चन राइज करना है, सीखना है। साइंस का तो हम लोग पढ़ेंगे ही सिलेबस के अनुसार, पर सिलेबस तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो राइज होता है जनरली क्या होता है? बेसिक। होता क्यों है कि सर जो गोताखोर लोग जाता है पानी के अंदर, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है, उस सिलेंडर में और क्या मिला हुआ रहता है? हीलियम क्यों मिलाया? तो नाइट्रोजन मिला लेता। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है? तो वही भर लेता। सर गाड़ी में जब हम लोग हवा भरने जाते हैं, कौन सा हवा भरते हैं? बाइक लेके आते हैं, स्कूटी लेके आते हैं ना, तो हवा भरते हैं ना, उसमें कौन सा हवा, कौन सा गैस? देख लेना कौन सा भरते हैं, क्या भरते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन हम कह रहे हैं। सर जिम हम लोग जाते हैं ना, चारों तरफ शीशा लगा के रखता है जिम के अंदर। काहे? जिम के अंदर चारों तरफ शीशा क्यों रहता है? क्या सोच के देखें क्या जरूरत था?
आज जो जिम जाते होंगे, अगर मान लेते हैं अपना बॉडी का फोटो डालना है कि हम जिम जा रहे हैं, अपना फोटो कभी नहीं डालेगा, पहले शीशा के सामने खड़ा हो जाएगा और शीशा में उसका इमेज आएगा, फिर क्या करेगा, उसको क्लिक करके अपलोड करेगा। क्यों? अपना क्यों नहीं किया? कुछ तो कारण होगा ना। दुगुना दिखाई पड़ता है। जो जिम में प्रैक्टिस करते, रनिंग करते हैं ना, उसको कभी फील्ड में लेके आइए, उसको लगता होगा जिम में हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं, पर जितना दौड़ रहा है उसका दुगुना उसको सामने दिखता है। तो मोटिवेशन खाली हाई रखने के लिए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्किल लगाया जाता है कि मोटिवेशन लेवल क्या रहे, हाई रहे। एकदम बात सही है, पर पढ़ने के आगे लगाने के बाद आपको अपना चेहरा दिखते रहेगा ना, ये भी तो बात है ना। तो हर शीशा का भी अलग अलग क्वालिटी होता है। जैसे गाड़ी का साइड मिरर, वो कौन सा मिरर होता है, हेडलाइट में कौन सा मिरर, ड्राइवर के सामने एक शीशा लगा रहता है, वो कौन सा मिरर। अच्छा, सैलून या पार्लर आप गए होंगे तो वहां भी मिरर लगा हुआ रहता है, इतना सारा, आगे भी आप पीछे भी आप रहते हैं ना। फिर जब बाल काट लेता है तो एक छोटा शीशा लेके आता है, सर ठीक है ना, देखिए तो पीछे। जब इतना शीशा लगा हुआ है फिर इसको काहे लेके आया? क्वेश्चन तो होता है ना। यही है सामान्य समझ कि सर ऐसा क्यों होता है। ये सब क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जाम में। जितना क्वेश्चन पूछेगा आपको बेसिक जानकारी पूछेगा। आसमान नीला क्यों दिखा, पानी नीला क्यों दिखता है, कलर दिखता कैसे है। घर में हम लोग को सिलेंडर गैस उठाने के लिए मिलता है तो क्या कहते हैं, बहुत भारी है, 2-3 मिनट पकड़ते हैं फिर उठाते हैं। और अगर गलती से सिलेंडर को उठाएं और हल्का सा घर में आवाज हुआ तो पिताजी का आवाज आता होगा कि टाइल्स या जो ढलाई हुआ है वो हम अपने पैसा से किए हैं, तुम्हारे पैसा से नहीं, उसमें क्या करो, घसीटो मत। तो आप में से 2 काम करते होंगे। शांत बच्चे होंगे तो पूरा ऊपर उठा के ले जाते होंगे, आज जो गुस्सा वाला होंगे वो छोड़ देता होगा, जाओ, गिरा के हम लोग रोल कर देते हैं ना। तो कंडीशन में फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ये सब फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है। तो साइंस में हम लोग बेसिकली 10th लेवल तक ही पढ़ेंगे। और फिर क्या है आपका गणित। कहाँ गया गणित? और गणित में कितना सवाल, 10। गणित अच्छा है तो भी सही, और गणित थोड़ा सा खराब है तो क्लासेस तो आपका चल ही रहा है। और साथ ही साथ मैट्रिक लेवल का गणित पूछेगा, देखो लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो क्लास 9th और 10th का जो एनसीईआरटी बुक था उसी को पढ़ लेना है। हिंदी व्याकरण भी एनसीईआरटी, क्षितिज कृतिका भी एनसीईआरटी, गणित भी क्या एनसीईआरटी, साइंस भी एनसीईआरटी, क्लास 9th और 10th। फिर से आपको 9th और 10th का हिंदी पढ़ लेना है, क्षितिज कृतिका, व्याकरण पढ़ लेना है और गणित बना लेना है। और वो भी कौन, केवल अंक गणित, एडवांस नहीं। ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना है, मेंसुरेशन नहीं पढ़ना है, ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, डिस्टेंस, और क्या आता है एक रेशियो प्रोपोर्शन, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं, वो एडवांस है, उसको भी नहीं पढ़ना है, एकदम बेसिक बेसिक पढ़ लेना है। ये क्या है आपका सिलेबस है, याद रहेगा। तो अब हम सिलेबस पे ज्यादा और लेके नहीं जाते, बहुत लंबा हम लोग चले ही गए कि देखना जरूरी था कि पढ़ना क्या है। जानना जरूरी था। तो ये मान के चले कि इस बार कुछ होगा, पक्का ना। और न्यूटन्स का 3rd लॉ वही अप्लाई होगा, जितना मेहनत हम लोग करेंगे उतना मेहनत आप भी करके आइए। आपको यह तीनों मिल रहा है, फिजिकल के लिए सर है ही है, रनिंग के लिए, इसके बाद रिटेन होगा और फिर क्या होगा, मेडिकल होगा। बात समझ में आया। साथ ही साथ आज से हम लोग एक चीज और स्टार्ट करेंगे, होमवर्क सीरीज। जैसे कि टेस्ट तो होगा हर दिन, आज कौन सा डे हो गया, थर्सडे। नेक्स्ट वीक से याद रखिएगा आपको प्रॉपर फ्राइडे या सैटरडे को टेस्ट होगा। हर फ्राइडे या सैटरडे को क्या होगा, टेस्ट होगा। जो पढ़ा रहे हैं सर क्लास में, हम पढ़ा रहे हैं, वो तो क्वेश्चन में रहेगा ही। और हर दिन आपको कुछ होमवर्क मिल जाएगा 7 दिन के लिए कि इस सप्ताह में ये टॉपिक कंप्लीट करके आना है। वो आपका जिम्मेवारी है। केवल ये जिम्मेवारी नहीं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ के आना है, आपको भी पढ़ना है ना, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो वो आपको पढ़ के आना है,
और आप कंप्लीट करके आएंगे। क्लियर? रोक दीजिए।